वेलकम टू यूट्यूब चैनल, माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है हक सर हिस्ट्री। तो हम लोग आजकल प्रीवियस ईयर का माध्यमिक एग्जामिनेशन का क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं, सोल्व कर रहे हैं और एमसीक्यू ग्रुप ए और ग्रुप बी को डिस्कस कर रहे हैं। एमसीक्यू और ऑब्जेक्टिव्स, ट्रू फॉल्स, मैप पॉइंटिंग, आपका मैचिंग, ये सब हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। मतलब 20+16 36 मार्क्स का क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो इससे पहले वाले क्लास में 2017 हम लोगों ने डिस्कस किया, 2018 डिस्कस किया। आज जो हम लोग डिस्कस करेंगे माध्यमिक परीक्षा का 2019 का क्वेश्चन हम लोग आज डिस्कस करेंगे। 2019 का क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आइए हम लोग क्वेश्चन शुरू करते हैं। ग्रुप ए का क्वेश्चन, ओके, एमसीक्यू का क्वेश्चन है। तो देखिए हम लोग पहला क्वेश्चन जो है वो है मोहन बगान क्लब वन द IFA शील्ड इन द ईयर। इसका मतलब ये हुआ कि मोहन बगान क्लब IFA शील्ड जो जीती थी वो किस ईयर में। ओके, ऑप्शन ए 1890, ऑप्शन बी 1905, ऑप्शन सी 1911, ऑप्शन डी 1917। तो इसका राइट आंसर होगा 1911। 1911 इसका राइट आंसर होगा। आइए हम लोग कुछ इन्फॉर्मेशन मोहन बगान के सिलसिले से, IFA के सिलसिले से हम लोग कुछ जानते चले। सबसे पहले सवाल ये होता है कि मोहन बगान क्लब का इस्टेब्लिशमेंट, इसकी बुनियाद कब रखी गई। ओके, तो मोहन बगान क्लब का इस्टेब्लिशमेंट जो हुआ था 1889 में। 1889 में मोहन बगान क्लब का इस्टेब्लिशमेंट हुआ था। और आइए हम लोग आगे एक और इन्फॉर्मेशन लेते हैं। ये जो एक एब्रीविएशन है IFA, ओके, तो IFA का फुल फॉर्म क्या होता है। तो IFA का फुल फॉर्म होता है इंडियन फुटबॉल एसोसिएशन। इंडियन फुटबॉल एसोसिएशन, इंडियन फुटबॉल एसोसिएशन। IFA का फुल फॉर्म क्या होता है? इंडियन एसोसिएशन, इंडियन फुटबॉल एसोसिएशन। ओके, और इंडियन फुटबॉल एसोसिएशन की बुनियाद जो रखी गई थी 1893 में। 1893 में इंडियन फुटबॉल एसोसिएशन की बुनियाद रखी गई थी। ओके, इंडियन एसोसिएशन की बुनियाद, इंडियन फुटबॉल एसोसिएशन की बुनियाद रखी गई थी। और हम लोग एक और चीज़ जानते चलें कि मोहन बगान ने IFA शील्ड जो 1911 ईस्वी में जीता था, तो ये शील्ड जो है किस टीम को हराने के बाद जीता। तो जिस टीम को मोहन बगान ने हराया था उस टीम का नाम है ईस्ट यॉर्कशायर रेजिमेंट। ईस्ट, EAST, ईस्ट यॉर्कशायर, YORKSHIRE, यॉर्कशायर रेजिमेंट, REGIMENT। उन लोगों को मोहन बगान ने 1911 ईस्वी में फुटबॉल मैच में हराकर IFA शील्ड जीता था। आइए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ हम लोग चलते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है कि दादा साहेब फाल्के वाज एसोसिएटेड विथ। दादा साहेब फाल्के का जो ताल्लुक है वो किन चीज़ों से है। ऑप्शन ए फिल्म्स, ऑप्शन बी स्पोर्ट्स, ऑप्शन सी लोकल हिस्ट्री, ऑप्शन डी इन्वायरमेंटल हिस्ट्री। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा फिल्म्स, ऑप्शन ए, फिल्म्स होगा इसका ऑप्शन। ओके, आइए
हम लोग इस क्वेश्चन के सिलसिले से कुछ और भी जानते हैं। दादा साहेब फाल्के जो है, दादा साहेब फाल्के, उनका पूरा नाम हुआ धुंधरिल, DHUNDIRAL, धुंधरिल गोविंद फाड़के। दादा साहेब का जो ओरिजिनल नाम हुआ धुंधरिल, DHUNDIRAL, धुंधरिल, माफ़ कीजिएगा, धुंधीराज, माफ़ कीजिएगा, धुंधीराज, DHUNDIRAJ, धुंधीराज गोविंद फाल्के, धुंधीराज गोविंद फाल्के। दादा साहेब जो हैं उनका नाम क्या हुआ? धुंधीराज गोविंद फाल्के। उनका पीरियड क्या हुआ? 1870 में उनकी पैदाइश हुई और 1944 में वफात कर गए, डाइड, ही इंतकाल कर गए। ओके। और इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन पूछता है कि हिंदुस्तान में बनने वाली सबसे पहली फीचर फिल्म का नाम बताइए। तो उस फीचर फिल्म का नाम है राजा हरिश्चंद्र। राजा हरिश्चंद्र। ये पिक्चर कब बनी? 1913 में। 1913 में राजा हरिश्चंद्र एक पहली पिक्चर बनी, पहला फीचर फिल्म बना, जिसे धुंधीराज गोविंद फाल्के या दादा साहेब फाल्के कहते हैं, उन्होंने बनाया था। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर हमारा 3 में है, द ग्रामबता प्रकाशिका वाज पब्लिश्ड फ्रॉम। बोलता है ग्रामबता प्रकाशिका जो शाया हुआ वो कहाँ से हुआ? 4 ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए में जेसोर, ऑप्शन बी रानाघाट, ऑप्शन सी कुश्तिया, ऑप्शन डी बारासात। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा कुश्तिया, KUSTHIA, कुश्तिया। इसका स्पेलिंग होना चाहिए KUSHTIA, कुश्तिया होना चाहिए, वहाँ थोड़ा सा मिसप्रिंट है। तो यहाँ से ये न्यूज़पेपर पब्लिश हुआ करता था। ओके, यहाँ से ये न्यूज़पेपर पब्लिश हुआ करता था। तो आइए हम लोग और कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। इस अखबार के जो एडिटर हैं, एडिटर थे, उनका नाम है उनका नाम हो गया, ये पेपर जो पब्लिश हुआ वो अप्रैल 1863 में है, और इस पेपर के एडिटर का नाम है कंगाल हरिनाथ मौजूमदार। कंगाल हरिनाथ मौजूमदार इस पेपर के एडिटर हैं। किस पेपर के एडिटर हैं? ग्रामबता प्रकाशिका सभा। ओके, और ये पेपर अप्रैल 1863 में शाया हुआ, पब्लिश हुआ। और ये जो पहले अप्रैल 1863 में शाया हुआ, तो ये कहाँ से हुआ? तो ये गिरीश विद्या रत्ना प्रेस जो कलकत्ता में है, वहीं से अप्रैल 1863 में, मैं एक मतलब फिर बोल रहा हूँ नाम, गिरीश GIRISH, गिरीश विद्या रत्ना VIDYARATNA, विद्या रत्ना, गिरीश विद्या रत्ना प्रेस जो कलकत्ता में कायम है। पहला जो एडिशन या अखबार जो अप्रैल 1863 में शुरू हुआ, वहीं से शुरू हुआ। और ये 1864 में ये जो आप लोगों का आंसर है कुश्तिया है, वहाँ ट्रांसफ़र हुआ। यानी इस अखबार का जो कुश्तिया में ट्रांसफ़र हुआ, इस प्रेस का क्या नाम है? मथुरा नाथ प्रेस कुमार खाली कुश्तिया। ओके, मथुरा प्रेस कुमार खाली कुश्तिया में 1864 में यह ट्रांसफ़र कलकत्ता से इस जगह में हुआ। एक और क्वेश्चन है कि ग्रामबता प्रकाशिका सभा के जो एडिटर हैं कंगाल हरिनाथ मजूमदार। ओके, कंगाल हरिनाथ मजूमदार। तो एक सवाल पूछता है कि कंगाल का मतलब क्या होता है? कंगाल का मतलब क्या होता है? तो कंगाल का मतलब अगर पूछेगा तो आप लोग
को कह देना है कि कंगाल मतलब बैंकरप्ट, ओके, बैंकरप्ट, जिसके पास कोई पैसा वगैरह ना हो। अगर अंग्रेजी में लिखना है कंगाल का मतलब तो डिस्टिट्यूट या बैंकरप्ट, DISTITUTED, डिस्टिट्यूट या बैंकरप्ट, BANCKRUPTED, बैंकरप्ट, कंगाल जिसके पास कोई पैसा ना हो। आइए क्वेश्चन नंबर 4 के तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, द फर्स्ट BA एग्जामिनेशन ऑफ कैलकाटा यूनिवर्सिटी वाज हेल्ड इन। बोलता है कि कलकत्ता यूनिवर्सिटी में BA का जो इम्तहान है सबसे पहले हुआ वो किस सन में हुआ। 4 ऑप्शन है, 1857, बी ऑप्शन 1858, सी ऑप्शन 1859, सी ऑप्शन 1860। ओके, तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा 1858। यहाँ गलत लिखा हुआ है, ये 1958 हो गया है, ये होना चाहिए 1858, ये गलत लिखा हुआ है, होना चाहिए 1858। ओके, 1800 ये होना चाहिए 1858। ओके, तो ऑप्शन बी में 1958 लिखा हुआ, वहाँ होना चाहिए 1858। तो 1858 में BA एग्ज़ाम का BA कलकत्ता यूनिवर्सिटी में पहली मरतबा BA का इम्तहान कंडक्ट किया गया। ओके, आइए हम लोग कुछ और इन्फॉर्मेशन लेते हैं। अगर पूछेगा कि कलकत्ता यूनिवर्सिटी से पास होने वाले पहले मेल मर्द 2 ग्रेजुएट का नाम बताइए, ठीक है, 2 BA पास होने वाले ग्रेजुएट का नाम बताइए, मेल मर्द, तो उसका जवाब होगा जादुनाथ बोस, JODUNATH, जादुनाथ बोस, और बंकिम चंद्र चैटर्जी, ओके, बंकिम चंद्र चैटर्जी। ये लोग 2 पहले ग्रेजुएट थे कलकत्ता यूनिवर्सिटी का, जिन लोगों ने BA पास किया था, बैचलर ऑफ आर्ट्स। अगर सवाल पूछेगा कि 2 पहले फीमेल का नाम बताइए जो कलकत्ता यूनिवर्सिटी से BA पास किए यानी ग्रेजुएट हुए, तो इन दोनों का नाम है कदम्बिनी गांगुली, कदम्बिनी KADAMBINI, कदम्बिनी गांगुली, और चंद्रमुखी बोस, CHANDRAMUKHI, चंद्रमुखी बोस। ठीक है, 2 फीमेल ग्रेजुएट कलकत्ता यूनिवर्सिटी से पास हुए थे। आइए एक और इस इंफॉर्मेशन हम लोग लेते चले। कदम्बिनी गांगुली जो थी, ओके, ये इंडिया की पहली डॉक्टर है। अगर बोलेगा सवाल के नेम द फर्स्ट फीमेल डॉक्टर ऑफ इंडिया या बंगाल, तो आप जवाब लिख दीजिएगा कदम्बिनी गांगुली। एक और सवाल यहाँ से पूछा जा सकता है कि ये कलकत्ता मेडिकल कॉलेज जिसकी बुनियाद 1835 ईस्वी में रखी गई थी, तो इस कॉलेज में औरतों को, फीमेल को एडमिशन नहीं मिलता था। तो कदम्बिनी गांगुली 1884 में पहली फीमेल थी जो कलकत्ता मेडिकल कॉलेज में एडमिशन उनको मिला। ओके, कलकत्ता मेडिकल कॉलेज में इनको एडमिशन मिला। ओके, कलकत्ता मेडिकल कॉलेज में इनको एडमिशन मिला। और मैं एक बात बताना भूल गया कि कदम्बिनी गांगुली और चंद्रमुखी बोस जो पहली 2 फीमेल ग्रेजुएट है कलकत्ता यूनिवर्सिटी का, वो लोग 1882 में कलकत्ता यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन यानी BA का इम्तहान पास किए, और 1884 में कदम्बिनी गांगुली को कलकत्ता मेडिकल कॉलेज में एडमिशन मिला 1884 में, और ये बंगाल की पहली डॉक्टर खातून फीमेल डॉक्टर हैं। आइए आगे हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा है, द फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ कलकत्ता मेडिकल कॉलेज वाज। अभी मैंने कहा कि कलकत्ता मेडिकल कॉलेज जो है 1835 में इस्टेब्लिश हुआ।
तो कहता है कि कलकत्ता मेडिकल कॉलेज के पहले प्रिंसिपल का नाम बताइए। ओके, 4 ऑप्शन है। डॉक्टर M.J. ब्रैमले, ऑप्शन बी डॉक्टर H.H. गोडेव, गुडेव, GOODEVE, गुडेव, गुड ईव, ऑप्शन सी डॉक्टर N. वेलिच, ऑप्शन डी J. ग्रांट। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। ओके, ऑप्शन ए, डॉक्टर M.J. ब्रैमले। M.J. ब्रैमले, M.J. ब्रैमले साहब कलकत्ता मेडिकल कॉलेज के पहले प्रिंसिपल हुए। इनका पीरियड एज अ प्रिंसिपल 1835 टू 1837, 2 साल तक कलकत्ता मेडिकल कॉलेज के ये प्रिंसिपल रहे। ओके, आइए, और इससे पहले हमने अभी कहा आप लोगों को कि कलकत्ता मेडिकल कॉलेज में फीमेल जो पहली स्टूडेंट थी जिनको एडमिशन मिला कलकत्ता मेडिकल कॉलेज में, वो कदम्बिनी गांगुली थी, जिनको कलकत्ता मेडिकल कॉलेज में 1884 को एडमिशन मिला, और यहीं से वो पढ़ लिख कर फारिग होकर बंगाल की पहली डॉक्टर बनी। ओके, कदम्बिनी गांगुली। आइए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में हमारा है कि तीतुमीर्स रियल नेम वाज, तीतुमीर का असल नाम क्या था? 4 ऑप्शन है। चिराग अली, ऑप्शन बी हैदर अली, ऑप्शन सी मीर निसार अली, ऑप्शन डी तोराप अली। ओके, तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? मीर निसार अली, ऑप्शन सी मीर निसार अली, मीर निसार अली, मीर निसार अली हमारा ऑप्शन 4 हुआ, ये सी मीर निसार अली सही आंसर हुआ। आइए कुछ और इन्फॉर्मेशन हम लोग लेते हैं। तीतुमीर जो जिनका ताल्लुक जिस इनकलाब से था या मूवमेंट से था, उस मूवमेंट का या रिवोल्ट का नाम है बारासात रिबिलियन। ओके, बारासात रिबिलियन। ये बारासात रिबिलियन कब शुरू हुआ? 1831 में। और किसके लीडरशिप में? तीतुमीर या बारासात, तीतुमीर या मीर निसार अली के लीडरशिप में ये मूवमेंट, ये तहरीक या रिवोल्ट शुरू हुआ। आइए क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 में हमारा है कि वन ऑफ द लीडर्स ऑफ सन्यासी फकीर रिबिलियन वाज। क्या कहता है कि एक लीडर का नाम बताइए, कौन से इनकलाब का? सन्यासी फकीर रिबिलियन। अभी मैंने यहाँ देखिए क्वेश्चन में मैंने अंडरलाइन किया है, सन्यासी फकीर रिबिलियन के एक लीडर का नाम बताइए। 4 ऑप्शन दिया हुआ है। ए में है रानी कर्णावती, ऑप्शन बी में है रानी शिरोमणि, ऑप्शन सी में है देवी चौधरानी, ऑप्शन डी में है रानी दुर्गावती। ओके, 4 ऑप्शन है। तो हम लोग का जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी देवी चौधरानी। ओके, हम लोग का जो आंसर होगा वो होगा देवी चौधरानी। ओके, ये सन्यासी फकीर रिबिलियन जो था वो उसका पीरियड हुआ 1763 टू 1800, 1763 टू 1800, यानी 1763 से लेकर 1800 ईस्वी तक इसका पीरियड है। किसका? सन्यासी फकीर रिबिलियन का। और इसके जो सबसे इंपॉर्टेंट लीडर हैं उनका नाम है देवी चौधरानी। एक और लीडर हैं, ओके, उनका नाम है भवानी पाठक, भवानी पाठक। ओके, भवानी पाठक। और मैं एक बात और आप लोगों को बताता चलूं, यहाँ जो नाम है ऑप्शन ए में रानी कर्णावती। ओके, तो रानी कर्णावती जो थी वो राणा संगा की बीवी हैं। ऑप्शन ए में जो है रानी कर्णावती, तो रानी कर्णावती कौन थी? ये राणा संगा की बीवी हैं। और राणा संगा कौन थे? बाबर से 1527 ईस्वी में ये आपका खानवा, बैटल ऑफ खानवा, बैटल ऑफ खानवा में राणा संगा की शिकस्त हुई थी।
और राणा संगा को हम लोग कहते हैं ए हीरो ऑफ 100 बैटल्स। ए हीरो ऑफ 100 बैटल्स किनको कहते हैं? राणा संगा को। और इस बैटल में वो बाबर से हार गए थे। कब? 1527 में। अब ऑप्शन बी में हमारा है रानी शिरोमणि। ये इससे क्वेश्चन आता है, रानी शिरोमणि कौन थी? ओके, तो रानी शिरोमणि को हम लोग कहते हैं लक्ष्मीबाई ऑफ मिदनापुर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रानी शिरोमणि को हम लोग कहते हैं कि लक्ष्मीबाई ऑफ मिदनापुर। आप लोगों को पता होगा कि हम लोग जो 1857 का रिवोल्ट के बारे में हम लोग ने जो पढ़ा है चैप्टर नंबर 4 में, तो उसमें हम लोग रानी लक्ष्मीबाई के बारे में पढ़े हैं। रानी लक्ष्मीबाई रानी लक्ष्मीबाई के बारे में हम लोग पढ़े कि वो झांसी की रानी थी, रानी लक्ष्मीबाई। तो ये रानी शिरोमणि जो थी, इनको भी हम लोग कहते हैं रानी लक्ष्मीबाई। लेकिन लक्ष्मीबाई कहाँ की? मिदनापुर की। ओके, तो रानी शिरोमणि जो हम लोग ऑप्शन बी है, रानी शिरोमणि कौन थी? लक्ष्मीबाई ऑफ मिदनापुर। और एक और इन्फॉर्मेशन है रानी शिरोमणि के सिलसिले से, चुआर रिबिलियन। ओके, हम लोग चैप्टर नंबर 3 में देखेंगे कि क्या कहेंगे उसको, एक इनकलाब हुआ। ओके, एक इनकलाब, एक बगावत। ओके, एक बगावत हुई, उसको कहते हैं चुआर रिबिलियन। तो पीरियड जो चुआर रिबिलियन का हुआ 1798 टू 1799, ये चुआर रिबिलियन। तो रानी शिरोमणि चुआर रिबिलियन जो हुआ था 1798 टू 99, उसकी लीडर भी थी। ओके, उसकी लीडर थी कहाँ से? मिदनापुर से थी। इसी वजह से लक्ष्मीबाई ऑफ मिदनापुर कहा जाता है। ओके, लक्ष्मीबाई ऑफ मिदनापुर कहा जाता है। और ऑप्शन डी में जो हमारा है रानी दुर्गावती। तो रानी दुर्गावती जो थी गोंडवाना की महारानी थी या क्वीन थी। एक और मैं बात बताऊंगा आप लोगों को कि देवी चौधरानी जो हैं, तो बंकिम चंद्र चैटर्जी ने एक किताब लिखा था। उस किताब का नाम है देवी चौधरानी, जो 1884 में पब्लिश हुआ। 1884 में वो पब्लिश हुआ। ओके, और मैं कुछ आप लोगों को बताना चाहूँगा कि सन्यासी और फ़कीर रिबिलियन जो 1763 से 1800 तक चला। ओके, ये सबसे लॉन्गेस्ट रिबिलियन था, बगावत था अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़। सन्यासी फ़कीर रिबिलियन सबसे लंबा 1763 में शुरू हुआ। ओके, और 1800 में ख़त्म हुआ। मतलब कि ये 37 ईयर्स तक चला, 37 साल तक आप अंदाज़ा लगाइए। ओके, ये सबसे लंबा रिबिलियन इनकलाब था, बगावत थी अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़। ओके, और एक बात मैं कहता चलूँ सन्यासी फ़कीर रिबिलियन के सिलसिले से कि ये जो सन्यासी फ़कीर रिबिलियन है, तो सन्यासी रिबिलियन का मुताला करके ही बंकिम चंद्र चैटर्जी ने एक किताब लिखा था जिसका नाम है आनंद मठ। ओके, आनंद मठ यही सन्यासी रिबिलियन, नॉट फ़कीर, सिर्फ सन्यासी रिबिलियन की बात उसमें कही गई है। ओके, सन्यासी रिबिलियन की बात कही गई है, जो बंकिम चंद्र चैटर्जी बहुत ज़्यादा मुतासिर हुए सन्यासी रिबिलियन से, और एक नॉवेल लिखा जिसका नाम है आनंद मठ, और ये कब शाया हुआ? 1882 में। आइए, बहुत इन्फॉर्मेशन हम लोग देख लिए क्वेश्चन नंबर 7 से। अब आइए क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में हमारा है कि द सॉन्ग वंदे मातरम वाज कंपोज्ड इन द ईयर। कहता है वंदे मातरम जो गाना है, गीत जो है,
वो किस ईयर में लिखा गया। अभी हम लोग बंकिम चंद्र चटर्जी की किताब आनंद मठ के बारे में डिस्कस किए। तो ये जो वंदे मातरम है वो आनंद मठ ही में एक गीत है। आनंद मठ में एक गीत है वंदे मातरम। तो हम लोग को जो सवाल है कि ये कब लिखा गया, तो 4 ऑप्शन है यहाँ पर। 1870, ऑप्शन बी 1872, ऑप्शन सी 1875, ऑप्शन सी 1876। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 1875, 1875 ऑप्शन सी। ओके, आइए और कुछ इसके बारे में हम लोग इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। क्या कहता है कि ये जो वंदे मातरम है ये हम लोग का नेशनल सॉन्ग बना आज़ादी के बाद। ओके, तो ये नेशनल सॉन्ग किस ईयर में इसको नेशनल सॉन्ग माना गया इंडिया का? तो आंसर होगा 24 जनवरी 1950। 24 जनवरी 1950, 24 जनवरी 1950 को वंदे मातरम हम लोग का नेशनल सॉन्ग बना है। नेशनल सॉन्ग, नॉट एंथम। ओके, नेशनल एंथम जन गण मन है और वंदे मातरम नेशनल सॉन्ग है। नेशनल एंथम जन गण मन है और नेशनल एंथम जन गण मन है और नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम है। तो ये 1875 में लिखा गया और ये आनंद मठ जो बंकिम चंद्र चटर्जी की लिखी हुई किताब है उसमें एक गीत है। ओके, जो हिंदुस्तान की जो गीत बनी वो 24 जनवरी 1950 ईस्वी को बनी। और ये वंदे मातरम जो पहली मर्तबा गाया गया, ठीक है, तो रविंद्रनाथ टैगोर ने ये गीत को सरला देवी चौधरानी ने और रविंद्रनाथ टैगोर ने, हम लोग यूँ कहेंगे सरला देवी चौधरानी ने इसको गाया था और रविंद्रनाथ टैगोर ने इसको तरतीब दिया था। ओके, इस गाने को तरतीब दिया था। और ये कब गाया गया? 1896 में। 1896 बनारस का सेशन हो रहा था इंडियन नेशनल कांग्रेस का, वहीं पे वंदे मातरम पहली मर्तबा गाया गया। कब गाया गया? 1896 में। किसने गाया? सरला देवी चौधरानी ने गाया। और किसने इस गीत को तरतीब दिया था? रविंद्रनाथ टैगोर। ओके, रविंद्रनाथ टैगोर की ये भतीजी हैं सरला देवी चौधरानी। ओके, अब आइए हम लोग और आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। वर्तमान भारत वाज रिटन बाय, ठीक है, क्वेश्चन हमारा क्या हुआ? वर्तमान भारत वाज रिटन बाय। बोलता है कि वर्तमान भारत लिखी गई थी, किसने लिखा था? ओके, तो 4 ऑप्शन है यहाँ पे। ओके, अच्छा एक बात और मैं बताता चलूँ कि वंदे मातरम तो आनंद मठ से लिया गया है। ओके, आनंद मठ। तो अगर सवाल करे कि आनंद मठ को अंग्रेजी में सबसे पहली मर्तबा किसने ट्रांसलेट किया, तो इसका जवाब होगा नरेश चंद्रा सेन गुप्ता। जरूर से लिखिएगा इसको कॉपी में कि आनंद मठ जो 1882 में लिखा गया। ओके, 1882 में ये लिखा गया। और ये गीत जो है, ओके, ये जो गीत है वंदे मातरम, इसको बाद में इसमें शामिल किया गया। ओके, बाद में इसको शामिल किया गया। तो कहता है कि आनंद मठ, ओके, आनंद मठ जो है उसको अंग्रेजी में सबसे पहले किसने तर्जुमा किया, किसने ट्रांसलेट किया? ओके, किसने ट्रांसलेट किया? तो जवाब इसका होगा नरेश चंद्रा सेन गुप्ता। कब किया? 1906 में किया। और किस टाइटल से किया? द एब्बे ऑफ ब्लिस। द एब्बे, ABBEY, एब्बे ऑफ ब्लिस, BLISS, एब्बे ऑफ ब्लिस, इस नाम से इस
किताब को, आनंद मठ को अंग्रेजी में ट्रांसलेट किया नरेश चंद्रा सेनगुप्ता ने। ओके, नरेश चंद्रा सेनगुप्ता साहब ने इसका ट्रांसलेट किया। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने कहा था कि वर्तमान भारत जो है वो लिखा गया किसके जरिया? 4 ऑप्शन है। अक्षय कुमार दत्ता, ऑप्शन बी राजनारायण बोस, ऑप्शन सी स्वामी विवेकानंदा, ऑप्शन डी रमेश चंद्र मजुमदार। ओके, तो इसका राइट आंसर होगा स्वामी विवेकानंदा, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी स्वामी विवेकानंदा। ओके, आइए वर्तमान भारत के बारे में कुछ हम लोग इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। ओके, तो स्वामी विवेकानंदा ने वर्तमान भारत हैं, यानी इसका मतलब हुआ फ्यूचर इंडिया। ओके, फ्यूचर इंडिया। तो इसको सबसे पहले उद्बोधन, ठीक है, उद्बोधन नामी मैगजीन में मार्च 1899 में स्वामी विवेकानंदा ने इसको पब्लिश करवाया। एक मतलब फिर से सुनिएगा, वर्तमान भारत जो स्वामी विवेकानंदा ने लिखा था, इसको उद्बोधन UDBODHAN उद्बोधन नामी एक मैगजीन में, पत्रिका में, पेपर में, ओके, मार्च 1899 में इसको पब्लिश किया। और ये वर्तमान भारत जो है, ओके, इसको किताबी शक्ल, बुक के फॉर्म में जो पब्लिश किए वो स्वामी सारदानंदा, SWAAMI, स्वामी सारदानंदा, शारदा, SARADA, शारदा, नंदा, NANDA, नंदा ने इसको एक बुक के फॉर्म में पब्लिश किया। कब किया? 1905 में। 1905 में, ओके, 1905 में। अब आइए क्वेश्चन नंबर 10 के तरफ। क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग का जो 10 है वो है गजेंद्र नाथ टैगोर। ओके, गजेंद्र नाथ टैगोर वाज ए। क्वेश्चन नंबर 10 में है गजेंद्र नाथ टैगोर वाज ए। तो इसका ऑप्शन 4 है। ऑप्शन ए म्यूजिशियन, ऑप्शन बी ड्रामेटिस्ट, ऑप्शन सी पोएट, ऑप्शन डी कार्टूनिस्ट। ओके, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी कार्टूनिस्ट। वो एक कार्टूनिस्ट थे। ओके, कौन? गजेंद्र नाथ टैगोर। इससे पहले वाले क्लास में जब हम लोग प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन जब देख रहे थे तो हम लोगों ने डिस्कस किया था किसके बारे में? अवनींद्रनाथ टैगोर के बारे में। अवनींद्रनाथ टैगोर ने भारत माता, ओके, भारत माता का पेंटिंग किया था। और ये भी मैंने बताया था कि मॉडर्न रिव्यू नामी एक मैगजीन में ये भारत माता का पेंटिंग छपा था 1905 में। अवनींद्रनाथ टैगोर, तो ये अवनींद्रनाथ टैगोर के बड़े भाई हैं गजानंद्र नाथ टैगोर। ओके, ये रविंद्रनाथ टैगोर के भतीजा हुए। और अवनींद्रनाथ टैगोर और गजेंद्रनाथ टैगोर दोनों भाई हैं। और गजानंद्र टैगोर को हम लोग गगन बाबू भी कहते हैं। ओके, गगन बाबू कहते हैं, गगन बाबू कहते हैं। और गजानंद्र नाथ टैगोर का जो सबसे फेमस कार्टून है, उस कार्टून का नाम हुआ यूनिवर्सिटी मशीन। ओके, यूनिवर्सिटी मशीन, यूनिवर्सिटी मशीन इनका जो सबसे फेमस कार्टून है उसका नाम है यूनिवर्सिटी मशीन। ओके, आइए आगे हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 11 में हमारा है कि वर्ण परिचय वाज पब्लिश्ड इन, बोलता है ये एक बांग्ला किताब है, प्रथम बांग्ला से सीखा जाता है। तो वर्ण परिचय जो है वो कब पब्लिश हुआ? 4 ऑप्शन है। 1845, ऑप्शन बी 1850, ऑप्शन सी 1855, ऑप्शन डी 1860। ओके, तो इसका
राइट आंसर जो होगा ऑप्शन सी 1855। ऑप्शन सी 1855 में वर्ण परिचय पब्लिश हुआ और इसके पब्लिश करने वाले इसके राइटर कौन थे? ईश्वरचंद्र विद्यासागर। ईश्वरचंद्र विद्यासागर इसके राइटर हैं और पब्लिशर भी हैं, जो 1855 में पब्लिश हुआ। अब आइए क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में बोल रहा है कि बंगाल टेक्निकल इंस्टीट्यूट वाज फाउंडेड इन, बोलता है बंगाल टेक्निकल इंस्टीट्यूट की बुनियाद कब रखी गई। और जो हम लोग पिछले क्लास में देखे थे कि बंगाल टेक्निकल इंस्टीट्यूट को BTI, बंगाल टेक्निकल इंस्टीट्यूट का शॉर्ट फॉर्म क्या हो गया? बंगाल टेक्निकल इंस्टीट्यूट का शॉर्ट फॉर्म हुआ BTI। ओके, BTI। तो कहता है कि BTI की बुनियाद कब रखी गई? तो बंगाल टेक्निकल इंस्टीट्यूट की बुनियाद रखी गई ऑप्शन बी 1906। ऑप्शन बी 1906। किस डेट को रखा गया? 25 जुलाई, 25 जुलाई 1906। ओके, और एक चीज़ इंफॉर्मेशन यहाँ से लेते चलिए कि बंगाल टेक्निकल इंस्टीट्यूट के जो पहले प्रिंसिपल थे उनका नाम है परामथा नाथ बोस। स्पेलिंग लिख लीजिए, PRAMATHA, परामथा नाथ NATH, नाथ बोस। परामथा PRAMATHA NATH, परामथा नाथ बोस इस इंस्टीट्यूट के यानी बंगाल टेक्निकल इंस्टीट्यूट के पहले प्रिंसिपल थे। एक और चीज़ मैं बताता चलूँ, बंगाल टेक्निकल इंस्टीट्यूट को सबसे जो ज़्यादा इसको कायम करने के लिए पैसा कंट्रीब्यूट किया था उनका नाम है तारकनाथ पलित। ये आप कह सकते हैं कि तारकनाथ पलित ही इसके रियल फाउंडर हैं। ओके, तारकनाथ पलित, ओके, जो 25 जुलाई 1906 ईस्वी को ये इस्टेब्लिश हुआ और इसके पहले जो प्रिंसिपल हैं परामथा नाथ बोस हैं। अब आइए क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 13 में है कि द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडिया किसान सभा वाज। ओके, ऑल इंडिया किसान सभा का जो शॉर्ट फॉर्म है वो है AIKS, ऑल इंडिया किसान सभा। ऑल इंडिया किसान सभा, ओके, ऑल इंडिया किसान सभा। तो इसके पहले प्रेसिडेंट का नाम पूछ रहा है यहाँ पे। ओके, तो पहला प्रेसिडेंट के इसके जो नाम है, 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए NG रंगा, ऑप्शन बी स्वामी शाहजहानंदा, ऑप्शन सी बाबा रामचंद्रा बोले, बाबा रामदेव नहीं बोले हम, बाबा रामचंद्रा, और ऑप्शन डी जो है लाला लजपत राय। ओके, तो यहाँ जो हम लोग का राइट आंसर होगा कि ऑल इंडिया किसान सभा के जो पहले प्रेसिडेंट हैं उनका नाम हुआ ऑप्शन बी स्वामी शाहजहानंदा, स्वामी शाहजहानंदा। ओके, इसके पहले प्रेसिडेंट थे। अब आइए एक और इन्फॉर्मेशन लेते चलें कि ऑल इंडिया किसान सभा की बुनियाद कब रखी गई? तो अप्रैल 1936 में। ऑल इंडिया किसान सभा की बुनियाद कब रखी गई? अप्रैल 1936। अप्रैल 1936 को इसकी बुनियाद रखी गई। किसकी बुनियाद रखी गई? ऑल इंडिया किसान सभा की बुनियाद अप्रैल 1936 में रखी गई। कहाँ रखी गई? जब लखनऊ सेशन हो रहा था इंडियन नेशनल कांग्रेस का, वहीं उसी सेशन के दरमियान इसकी बुनियाद रखी गई, यानी ऑल इंडिया किसान सभा की बुनियाद रखी गई। और इसके पहले जो प्रेसिडेंट हैं उनका नाम है स्वामी शाहजहानंदा। ओके, अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 में कहता है द कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी वाज फॉर्म्ड इन। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की जो बुनियाद रखी गई वो कहाँ रखी गई? तो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी को हम लोग CSP भी कहते हैं, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी। ओके, इसका शॉर्ट फॉर्म है। तो
इसकी बुनियाद जो रखी गई, 4 ऑप्शन है, कलकत्ता, दिल्ली, बम्बई एंड मद्रास। ओके, 4 ऑप्शन इसका है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बम्बई। ओके, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की जो बुनियाद रखी गई बम्बई में रखी गई। या कब रखी गई? 22 से 23 अक्टूबर 1934। 22 से 23 2 दिन मीटिंग चली थी, हैं। उसी मीटिंग में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की बुनियाद रखी गई। और 2 दिन मीटिंग कब चली? 22-23 अक्टूबर 1934। ओके, 1934 ईस्वी में। ओके, 1934 ईस्वी में जब एक मीटिंग रखी गई 22-23 अक्टूबर 1934 में, उसी मीटिंग में बम्बई में ये मीटिंग हो रही थी। वहीं पे कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी यानी CSP की बुनियाद रखी गई। अब आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है कि द वर्कर्स एंड पेजेंट्स पार्टी वाज एसोसिएटेड विथ, क्या कहता है कि वर्कर्स और पेजेंट्स पार्टी एक पार्टी का नाम है। ओके, जिसको हम लोग कहते हैं WPP। ठीक है, वर्कर्स पेजेंट्स पार्टी, वर्कर्स पीजेंट्स पार्टी, पीजेंट माने किसान। ठीक है, मजदूर और किसानों की पार्टी। ओके, ये किस से ताल्लुक़ रखता है? ओके, तो हम लोग तो इसका आंसर देखेंगे। ज़रा सा एक चीज़ आप लोग सुनते चलिए कि वर्कर्स और पीजेंट पार्टी जो है, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में बोले WPP, इसकी बुनियाद 1927 में रखी गई। ओके, 1927 में वर्कर्स एंड पीजेंट्स पार्टी की बुनियाद 1927 ईस्वी में रखी गई। ओके, ये याद रखिएगा, कॉपी में लिखते चलिए। ये सब एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा कि वर्कर्स एंड पीजेंट्स पार्टी की बुनियाद कब रखी गई? 1927 ईस्वी में। यहाँ 4 ऑप्शन है। नंबर ए में है रोलेट सत्याग्रह, ऑप्शन बी में है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। ओके, और हम लोगों का ऑप्शन सी जो है, देखिए ज़रा सा प्रिंटिंग सही नहीं आया है, बरदौली सत्याग्रह। ओके, और ऑप्शन डी जो है द मूवमेंट अगेंस्ट द साइमन कमीशन। ओके, द मूवमेंट अगेंस्ट द साइमन कमीशन, ऑप्शन डी में। ओके, तो आइए इसका पहले जवाब हम लोग देखते हैं। तो इसका जवाब जो होगा वो होगा ऑप्शन डी, द मूवमेंट अगेंस्ट द साइमन कमीशन। ओके, द मूवमेंट अगेंस्ट द साइमन कमीशन, ये इसका सही जवाब होगा। आइए हम लोग, जवाब तो पता चल गया, लेकिन आइए इसका पहले डिटेल्स में ज़रा सा हम लोग कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। ये जो रॉलेट सत्याग्रह है, ठीक है, रॉलेट सत्याग्रह, रॉलेट दरअसल एक अंग्रेज़ ऑफिसर का नाम है। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद, ओके, फर्स्ट वर्ल्ड वार का जो पीरियड हुआ 1914 to 1918 है। ओके, तो फर्स्ट वर्ल्ड वार से पहले जब वर्ल्ड वार शुरू नहीं हुई थी, तो उसमें अंग्रेज़ों ने इंडियन को ये वादा किया कि आप मेरा फर्स्ट वर्ल्ड वार में साथ दीजिए। हम लोग वर्ल्ड वार में जब जीत जाएंगे तो आप लोगों को एक तोहफा देंगे। क्या तोहफा देंगे? सेल्फ गवर्नमेंट। ओके, सेल्फ गवर्नमेंट क्या है, मैं उसमें डिटेल्स में नहीं जा रहा हूँ। तो सेल्फ गवर्नमेंट का आपको स्टेटस हम लोग देंगे। लेकिन वर्ल्ड वार जब 1918 में 1918 में जब ख़त्म हुआ तो वो लोग अपने वादा से मुकर गए। कौन? ब्रिटिश लोग, अंग्रेज़ लोग। और जब इसके ख़िलाफ़ अंग्रेज़ों ने, इसके ख़िलाफ़ जब हिंदुस्तानियों ने मुखालफत किया, अपोज़ किया, तो उन लोगों ने क्या किया, रॉलेट एक्ट, एक कानून है वो शुरू कर दिया, रॉलेट एक्ट। और हिंदुस्तानियों ने क्या किया, उसके ख़िलाफ़, उस कानून के ख़िलाफ़ रॉलेट सत्याग्रह, मैं ऑप्शन ए की बात कर रहा हूँ, तो रॉलेट सत्याग्रह शुरू कर दिया। तो रॉलेट एक्ट कब पास हुआ? 18 मार्च 1919। 18 मार्च 1919 को रॉलेट एक्ट नामी एक कानून पास हुआ।
ये क्या कानून है, जरा उसके बारे में सुन लीजिए। रॉलेट एक्ट एक कानून है जिसके तहत किसी को भी जुलूस, जलसा या अंग्रेज़ों के खिलाफ साजिश करते हुए या अंग्रेज़ों के खिलाफ बगावत करने का जरा सा भी शक अगर हो जाए तो उसको गिरफ्तार करके डायरेक्ट सज़ा दी जा सकती थी। उस पर मुकदमा नहीं चलेगा, बगैर मुकदमा का, बगैर ट्रायल का उसको सज़ा मिल जाएगी। ओके, तो रॉलेट एक्ट को गांधी जी ने ब्लैक एक्ट के नाम से कहा। ब्लैक एक्ट, स्याह कानून, ब्लैक एक्ट कहा किसको? रॉलेट एक्ट को, जो 18 मार्च 1919 को पास हुआ। ये रॉलेट एक्ट के बारे में हमने बताया आपको। और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो है वो 1920 में गांधी जी की लीडरशिप में शुरू हुआ था। और ऑप्शन सी में हमारा जो बरदौली सत्याग्रह है, तो बरदौली सत्याग्रह जो है वो 12 फरवरी 1928, 12 फरवरी 1928 को सरदार वल्लभ भाई पटेल के लीडरशिप में ये मूवमेंट, ये सत्याग्रह शुरू किया गया था। और मैं एक बात बताता चलूँ कि बरदौली जो गुजरात में पड़ता है, वहाँ की औरतों ने वल्लभ भाई पटेल को पहली मर्तबा सरदार के नाम से बुलाया। तो एक सवाल पैदा हो सकता है, सवाल आ सकता है कि वल्लभ भाई पटेल को सरदार का खिताब किसने दिया? तो आप लोग बोल दीजिएगा कि वुमेन ऑफ बरदौली, बरदौली जो गुजरात में है वहाँ की औरतों ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार का खिताब दिया। ओके, अब आइए हम लोग का जो आंसर है, आंसर क्या है? पेजेंट्स, वर्कर्स एंड पेजेंट्स पार्टी का जो ताल्लुक है वो क्या है कि साइमन कमीशन के खिलाफ जो तहरीक जो शुरू हुई थी उससे इसका ताल्लुक है। ओके, किसका? वर्कर्स एंड पीजेंट्स पार्टी का। तो ये साइमन कमीशन क्या है? साइमन कमीशन दरअसल 1927 में इंडिया आया था। ओके, इंडिया आया था और इस कमीशन में 5 लोग शामिल थे और इसके जो हेड थे उनका नाम था मिस्टर साइमन। ओके, मिस्टर साइमन। तो मिस्टर साइमन के रहबरी में ये कमीशन इंडिया आई और इंक्वायरी किया, यहाँ के एजुकेशन के बारे में, यहाँ का पॉलिटिकल कंडीशन के बारे में इंक्वायरी किया। और इन लोगों ने जाकर ब्रिटिश पार्लियामेंट में अपना रिपोर्ट जमा किया और इसी कमीशन यानी साइमन कमीशन के रिपोर्ट के आधार पर, रिपोर्ट के बेसिस पर, रिपोर्ट की बुनियाद पर एक कानून पास हुआ जिसको कहते हैं एक्ट ऑफ 1935, यानी 1935 ईस्वी का कानून पास हुआ जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ओके, और आइए हम लोग ज़रा सा कुछ इंफॉर्मेशन लेते हैं। साइमन कमीशन को हम लोग वाइट कमीशन भी कहते हैं। वाइट, WHITE, ठीक है। साइमन कमीशन को हम लोग वाइट कमीशन भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि इस कमीशन में कोई भी हिंदुस्तानी नहीं थी, कोई भी हिंदुस्तानी नहीं थे, सब अंग्रेज थे। इसलिए साइमन कमीशन 1927 को हम लोग कहते हैं वाइट कमीशन। ओके, अब आइए बहुत डिटेल्स में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आइएगा, क्वेश्चन नंबर 16। ओके, क्वेश्चन नंबर 16। तो क्वेश्चन नंबर 16 में जो हमारा है, एन अटेम्प्ट टू असैसिनेट स्टैनले जैक्सन द गवर्नर ऑफ बंगाल वाज। क्या कहता है कि स्टैनले जैक्सन जो उस ज़माने में बंगाल के गवर्नर थे, ठीक है, उनको कत्ल करने की कोशिश की गई है। कत्ल करने की कोशिश की गई किसके ज़रिया? मेड बाई। ओके, मेड बाई, गवर्नर ऑफ बंगाल वाज मेड बाई। कत्ल करने की जो कोशिश की गई थी वो किसने किया था? तो ऑप्शन हमारा देखिए नज़र नहीं आ रहा है। ऑप्शन ए में है बीना दास, ऑप्शन बी में है कल्पना दत्ता, ऑप्शन सी में है प्रीतिलता वादेदर, ऑप्शन डी में है सुनीति चौधरी। ओके, सुनीति चौधरी। तो इसका राइट आंसर हम लोग का ऑप्शन ए होगा। ओके, बीना दास, बीना दास, बीना दास, BINA, बीना। क्या पता आप लोगों को समझ में आ रहा है या नहीं? ये जो जहाँ पीला से मैंने मार्क किया है, यहाँ लिखा हुआ बीना दास। आपके पास अगर क्वेश्चन होगा तो आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा।
बीना दास, ऑप्शन ए में है बीना दास। बीना दास बीना दास ने कब स्टैनले जैक्सन को मारने की कोशिश की? 6 फरवरी 1932, 6 फरवरी 1932 ईस्वी को कलकत्ता यूनिवर्सिटी के कॉन्वोकेशन हॉल में, कॉन्वोकेशन यानी कॉन्वोकेशन बोलते हैं जहाँ जिस प्रोग्राम में डिग्री दिया जाता है, डिग्री बीए का, एमए का डिग्री जहाँ दिया जाता है उसको बोलते हैं कॉन्वोकेशन। तो कलकत्ता यूनिवर्सिटी के कॉन्वोकेशन हॉल में जब डिग्री बांटी जा रही थी तो बीना दास ने 6 फरवरी 1932 ईस्वी को स्टैनले जैक्सन को गोली मारने की नाकाम कोशिश की। ओके, तो उस वक्त बीना दास की उम्र 21 साल की थी। कितनी उम्र थी उसकी? 21। ओके, बीना दास की उम्र कितनी थी? 21 साल। ओके, 21 साल। अब आइए आगे हम लोग बढ़ते हैं। हम लोग का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि द सेक्रेटरी ऑफ एंटी सर्कुलर सोसाइटी वाज, ठीक है, क्या कहता है कि एंटी सर्कुलर सोसाइटी के सेक्रेटरी का नाम बताइए। ओके, तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है। सचिंद्र प्रसाद बोस, ऑप्शन ए। ऑप्शन बी में है कृष्णा कुमार मित्रा। ऑप्शन सी में है चितरंजन दास। ऑप्शन डी में है आनंदा मोहन बोस, आनंदा मोहन बोस। ये 4 ऑप्शन है, लेकिन हम लोग का जो जवाब होगा वो ऑप्शन ए होगा, सचिंद्र प्रसाद बोस। ओके, सचिंद्र प्रसाद बोस कौन थे? एंटी सर्कुलर सोसाइटी के ये सेक्रेटरी थे। अब आइए हम लोग ज़रा सा जानते हुए चलें कि एंटी सर्कुलर सोसाइटी जो थी, ये सोसाइटी 4 दिसंबर 1905 ईस्वी को इस्टेब्लिश किया गया। ठीक है, 4 दिसंबर 1905 को इसकी बुनियाद डाली गई। किसकी? एंटी सर्कुलर सोसाइटी बनाया गया। कब? 4 दिसंबर 1905 को। ओके, ये एंटी सर्कुलर क्यों बनाया गया? हम लोगों को तो पता है कि पार्टीशन ऑफ बंगाल जो हुआ वो 16 अक्टूबर 1905, 16 अक्टूबर 1905 को लॉर्ड कर्जन ने पार्टीशन ऑफ बंगाल को किया। और पार्टीशन ऑफ बंगाल जो 16 अक्टूबर 1905 को अमल में आया, तो उसका अनाउंसमेंट कर्जन ने 19 जुलाई 1905 को कर दिया था, और वो अनाउंसमेंट को इम्प्लीमेंट इन्होंने 16 अक्टूबर 1905 को किया। ओके, अब ये जो पार्टीशन ऑफ बंगाल 1905 को हुआ, कर्जन ने किया, तो इसमें एंटी पार्टीशन ऑफ बंगाल यानी पार्टीशन ऑफ बंगाल के खिलाफ, बंगाल की तकसीम के खिलाफ तहरीक चली, मूवमेंट चला। तो उसमें 3 मूवमेंट है, बाइकॉट मूवमेंट, स्वदेशी मूवमेंट एंड नेशनल एजुकेशन मूवमेंट। 3 तहरीक है, याद रखिएगा, बाइकॉट मूवमेंट, स्वदेशी मूवमेंट एंड नेशनल एजुकेशन मूवमेंट। ओके, तो हम लोगों को पता है कि जब एंटी पार्टीशन मूवमेंट जब शुरू हुआ तो उसमें बहुत से कॉलेज, स्कूल और यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट भी एंटी पार्टीशन यानी बंगाल की तकसीम के खिलाफ जुलूस में, प्रोसेशन में, जलसा में वो लोग अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाए। तो अंग्रेज़ों ने क्या किया कि 3 कानून बनाया। ओके, 3 कानून बनाया। मैं तीनों का नाम बोल रहा हूँ, एक नंबर है लियोन सर्कुलर, सर्कुलर माने कानून। ओके, लियोन, LYON, लियोन सर्कुलर, जो 16 अक्टूबर 1905 को बना। ओके, दूसरा नंबर है पेडलर, PEDLAR, पेडलर सर्कुलर, जो 21 अक्टूबर 1905 ईस्वी को बना, 21 अक्टूबर 1905। और तीसरा जो कानून है अंग्रेज़ों ने जो बनाया, कार्लाइल सर्कुलर, CARLYLE, कार्लाइल सर्कुलर, कब बना? 22 अक्टूबर 1905, 22 अक्टूबर 1905 ईस्वी को। ये जो 3 कानून जो बना, मकसद क्या था? व्हाट वाज द ऑब्जेक्टिव
ऑब्जेक्टिव ये था तीनों का, लियोन सर्कुलर 16 अक्टूबर 1905, पेडलर सर्कुलर 21 अक्टूबर 1905 और कार्लाइल सर्कुलर 22 अक्टूबर 1905। ये जो तीनों कानून बना, इस कानून के तहत ये बात थी कि कोई भी स्टूडेंट अगर अंग्रेज़ों के खिलाफ पार्टीशन ऑफ बंगाल, एंटी पार्टीशन ऑफ बंगाल में शामिल होगा तो उन लोगों का स्कॉलरशिप बंद कर दिया जाएगा और स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी से उन लोगों को निकाल दिया जाएगा। और जो स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी अपने स्टूडेंट को कंट्रोल करने में नाकाम हो जाते हैं तो गवर्नमेंट के तरफ से, सरकार के तरफ से जो एड है ना, AID यानी माली ताउन, फाइनेंशियल असिस्टेंस, फाइनेंशियल हेल्प जो स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी को जो मिलता है एड, ग्रांट, ये बंद कर दिया जाएगा। तो ये कानून में यही बात है। तो इस कानून के रिएक्शन में एंटी सर्कुलर सोसाइटी सचिंद्रनाथ प्रसाद बोस के सेक्रेटरीशिप में 4 दिसंबर 1905 को ये बना। ओके, ये बना। अब आइए हम लोग और आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग का जो नेक्स्ट क्वेश्चन हुआ वो नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर क्वेश्चन है। तो 18 नंबर जो क्वेश्चन हम लोग का है वो 18 नंबर है कि द वैकोम, देखिए यहाँ क्वेश्चन है, द वैकोम सत्याग्रह टुक प्लेस इन, बोलता है वैकोम सत्याग्रह जो है वो कब हुआ। ओके, वो कब हुआ। तो हमारा 4 ऑप्शन है। ऑप्शन हमारा है ए मालाबार, बी मद्रास, सी महाराष्ट्र, डी गोदावरी वैली। ओके, गोदावरी वैली। तो हमारा ये जो आंसर होगा वो आंसर हमारा है मालाबार। ठीक है, मालाबार, MALABR, मालाबार। मालाबार में वैकोम सत्याग्रह शुरू हुआ, वैकोम सत्याग्रह शुरू हुआ। अब आइए और कुछ इन्फॉर्मेशन हम लोग लेते चले कि ये जो वैकोम सत्याग्रह है तो ये किसने शुरू किया, इसके लीडरों का नाम बताइए। तो इसके वैकोम सत्याग्रह जो मालाबार, मालाबार कहाँ है, केरला में है। ओके, केरला, KERALA, केरला में ये जो सत्याग्रह शुरू किया गया तो इसके लीडर का नाम है TK माधवन। लिख लीजिए नाम आप लोग, TK माधवन, T_K माधवन, MADHAVN, माधवन। और भी दूसरे लीडर हैं, N कुमारन, N_कुमारन, KUMARAN, N कुमारन। ओके, N कुमारन। उसके बाद एक और लीडर हैं नारायण गुरु, NARAYAN, नारायण गुरु। ये सब लीडर हैं। और ये जो वैकोम सत्याग्रह मालाबार केरला में जो शुरू हुआ तो ये मूवमेंट 604 दिनों तक चला। कब शुरू हुआ, 30 मार्च 1924 ईस्वी को ये शुरू हुआ। 30 मार्च 1924 को ये शुरू हुआ। ख़त्म कब हुआ, 23 नवंबर 1925। ठीक है, 23 नवंबर 1925 को ये ख़त्म हुआ। यानी 604 दिनों तक ये सत्याग्रह मालाबार केरला में कंटिन्यू रहा। अब आइए क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। ओके, क्वेश्चन नंबर 19 में है द प्रिंसली स्टेट विच ज्वाइंड द इंडियन यूनियन थ्रू प्लेबिसाइट वाज। ओके, कहता है कि प्रिंसली स्टेट जो प्लेबिसाइट कहते हैं आवाज़ लगाकर वोट देना। हम लोग वोट देने जाते हैं तो वोट डालते हैं बैलेट बॉक्स में, या फिर आजकल तो सब मशीन के ज़रिए मामला हो रहा है तो उसमें हम लोग बटन प्रेस करते हैं। लेकिन यहाँ प्लेबिसाइट मैंने आवाज़ लगाकर वोट देना, हाँ हम शामिल हैं, तो इसको अंग्रेज़ी में प्लेबिसाइट कहते हैं, PLEBISCIT। तो प्लेबिसाइट के ज़रिया
जो प्रिंसली स्टेट था वो इंडिया में शामिल हुआ, उसका नाम बताइए। 4 ऑप्शन है, कश्मीर, बी हैदराबाद, सी जूनागढ़ और डी जयपुर। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा जूनागढ़, ऑप्शन सी। ओके, ऑप्शन सी इसका जूनागढ़ आंसर होगा। अब आइए जरा सा हम लोग और कुछ इन्फॉर्मेशन जरा कलेक्ट करें। कहता है कि इंडिया जो हम लोग का 15 अगस्त 1947 ईस्वी को ये आज़ाद हुआ, तो आज़ादी से कबल करीब करीब 600 से ज़्यादा, 600 कुछ, ठीक है, प्रिंसली स्टेट्स थे। यानी प्रिंसली स्टेट मतलब कि वहाँ राजा की हुकूमत थी। ओके, वो राजा की हुकूमत थी, अंग्रेज़ों के सुपरविज़न में वो लोग हुकूमत करते थे, लेकिन वहाँ राजाओं की हुकूमत थी, डायरेक्ट रूल अंग्रेज़ों की नहीं थी। तो इस किस्म का करीब करीब 602 या 605 स्टेट्स थे, ठीक है। तो बहुत से प्रिंसली स्टेट आज़ादी के बाद हिंदुस्तान में शामिल हो गए, लेकिन बहुत से स्टेट्स जिसमें हैदराबाद, कश्मीर, जूनागढ़, ये लोग यहाँ के राजा लोग बोले नहीं, हम लोग आज़ाद रहना चाहते हैं, ठीक है। और बहुत से प्रिंसली स्टेट्स ने कहा कि हम लोग पाकिस्तान के साथ जाना चाहेंगे। तो ये तो हिंदुस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर थे पंडित जवाहरलाल नेहरू और उस वक्त के जो होम मिनिस्टर थे, इन लोगों ने इसको कबूल नहीं किया। ओके, तो उसके बाद फिर अपने अटैक करके उसको जूनागढ़, हैदराबाद, कश्मीर को इंडिया में शामिल किया। तो मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि प्रिंसली स्टेट्स जो उस ज़माने में थी, तो इंडिया का टोटल जो एरिया था, ठीक है, तो उस टोटल एरिया का 40% हिस्सा, 40% हिस्सा प्रिंसली स्टेट्स के अंडर में था, और टोटल आबादी का 23% आबादी जो थी वो प्रिंसली स्टेट्स का था। तब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि प्रिंसली स्टेट्स कि हिंदुस्तान के चारों तरफ फैला हुआ था। ओके, अब आइए क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 हमारा है, द लिंग्विस्टिक स्टेट ऑफ गुजरात वाज फॉर्म्ड इन। कहता है कि लिंग्विस्टिक स्टेट माने वो स्टेट जो भाषा, जुबान की बुनियाद पर कायम किया गया है। तो गुजरात भाषा की बुनियाद पर कायम हुआ, वो कब हुआ? ठीक है, 4 ऑप्शन है, 1953, 1956, 1960 और 1965। तो इसका राइट आंसर होगा हम लोग का ऑप्शन सी। ओके, ऑप्शन सी 1960। 1960 को गुजरात जो है वो इंडिया लिंग्विस्टिक स्टेट ऑफ गुजरात जो है वो एक फॉर्म किया गया, ठीक है, एक बना, गुजरात नाम का एक स्टेट बनाया गया। ओके, और गुजरात नाम का स्टेट कब बनाया गया? 1 मई 1960, पहला मई 1960 को गुजरात बनाया गया। यहाँ पे एक और क्वेश्चन मैं ऐड करता चलूँ कि महाराष्ट्र भी 1 मई 1960 को बना, यानी 2 स्टेट गुजरात और महाराष्ट्र 1 मई 1960 को बनाया गया। ओके, तो ये तो हम लोग का MCQ था। MCQ हम लोगों ने बहुत डिटेल्स में देखा। ओके, अब आइए ग्रुप बी। ओके, ग्रुप बी की तरफ आइए। तो ग्रुप बी में हम लोग का क्वेश्चन इस तरह लिखा हुआ है कि आंसर, ओके, आंसर एनी 16 क्वेश्चन टेकिंग एटलीस्ट 1 फ्रॉम ईच सेगमेंट। बोलता है कि 5 सेगमेंट है, 5 सेगमेंट में कम से कम एक क्वेश्चन का आप जवाब दीजिए, और टोटल आपको 16 का जवाब देना है। ओके, 16 का जवाब ना, हर क्वेश्चन 1 नंबर करके रहेगा। ओके, तो आइए हम लोग इसके तरफ बढ़ते हैं। हमारा पहला जो क्वेश्चन है वो है, हु रोट द नॉवेल गोरा? गोरा को किसने लिखा? गोरा एक नॉवेल है, ये किसने लिखा? ओके, तो ये इस नॉवेल को रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा। ओके, और कब लिखा? 1910 में, 1910 ईस्वी में लिखा। इस गोरा रविंद्रनाथ टैगोर ने टोटल 12 नॉवेल लिखा था। ओके, रविंद्रनाथ टैगोर टोटल 12 नॉवेल लिखे थे,
और ये नावल जो था गोरा 1910 ईस्वी में लिखा गया। और मैं ज़्यादा डिटेल्स में नहीं बता रहा हूँ, लंबा हो जाएगा। ओके, अब आइए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में है राइट द नेम ऑफ द फर्स्ट इलस्ट्रेटेड बुक पब्लिश इन बंगाली। ठीक है, एक पहला बंगाली ज़ुबान में, बांग्ला ज़ुबान में पब्लिश होने वाले जो इलस्ट्रेटेड, जिसमें पिक्चर वगैरह सब दिया हुआ था, जो पब्लिश हुआ था, उस किताब का नाम बताइए। पहला बंगाली इलस्ट्रेटेड जिसमें पिक्चर वगैरह सब दिया हुआ, उस किताब का नाम बताइए। ओके, तो इसका जवाब होगा आनंद मंगल। हैं, आनंद मंगल, ANAND, आनंद मंगल। आनंद मंगल ये पहला किताब है और ये 1816 या 1816 में, 1816 में ये पब्लिश हुआ। 1816 में ये पब्लिश हुआ और इसके जो राइटर हैं उनका क्या नाम है? भारत चंद्र रॉय। भारत चंद्र रॉय, ठीक है। इस किताब के जो राइटर हैं, जो पहली बंगाली किताब थी, इलस्ट्रेटेड बुक थी, उसके राइटर का नाम है भारत चंद्र राय और ये कब पब्लिश हुआ? 1916 में। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। इन विच ईयर वाज द श्रीरामपुर मिशन प्रेस फाउंडेड? कहता है कि श्रीरामपुर मिशन प्रेस कब इस्टेब्लिश हुआ? तो श्रीरामपुर मिशन प्रेस 1600 में, ओके, 1600 में श्रीरामपुर मिशन प्रेस 1600, ये माफ़ कीजिएगा 1800 में, सॉरी 1824 जनवरी 1800 को ये इस्टेब्लिश हुआ। एक और क्वेश्चन पूछ सकता है कि श्रीरामपुर मिशन प्रेस से एक क्वेश्चन पूछेगा कि हु वाज कॉल्ड श्रीरामपुर ट्रायो, TRIO, ट्रायो। ओके, तो श्रीरामपुर ट्रायो किसको कहते हैं? तो 3 लोगों ने श्रीरामपुर श्रीरामपुर मिशन प्रेस को इस्टेब्लिश किया था, जिनमें तीनों का नाम है विलियम केरे, CREY, विलियम WILLIAM, विलियम केरे, CAREY, विलियम केरे, विलियम वार्ड, WARD, वार्ड, और तीसरा नंबर है जशुआ मार्शमैन, हैं, जशुआ मार्शमैन, JSSUA, जशुआ MARSHMAN, जशुआ मार्शमैन। ओके, जशुआ मार्शमैन, विलियम केरे, विलियम वार्ड और जशुआ मार्शमैन, तीनों को हम लोग कहते हैं श्रीरामपुर ट्रायो, TRIO, ट्रायो मैंने 3, तो श्रीरामपुर ट्रायो इन तीनों को कहते हैं। आगे बढ़िए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है विथ विच मूवमेंट वाज उषा मेहता एसोसिएटेड? कहता है उषा मेहता किस तहरीक से ताल्लुक़ रखती हैं? तो उषा मेहता जो ताल्लुक़ उनका है वो है क्विट इंडिया मूवमेंट, हिंदुस्तान छोड़ो तहरीक, जिसको अगस्त मूवमेंट भी कहते हैं। कब शुरू हुआ था? 1942 में। और अगस्त मूवमेंट के वक्त या क्विट इंडिया मूवमेंट के वक्त गांधी जी ने एक स्लोगन दिया था, एक नारा दिया था। उस स्लोगन का नाम है डू और डाई, करो या मरो। ओके, और उषा मेहता जो हैं, इन्होंने एक रेडियो कायम किया था जिसको बोलते हैं कांग्रेस रेडियो। ओके, कांग्रेस रेडियो कहते हैं, कांग्रेस रेडियो को इन्होंने कायम किया था, कांग्रेस रेडियो। ओके, और हम लोग कांग्रेस रेडियो जो इन्होंने उषा मेहता ने कायम किया था, तो इसको हम लोग वॉइस ऑफ फ्रीडम भी कहते हैं, VOICE, वॉइस ऑफ फ्रीडम, वॉइस ऑफ फ्रीडम भी कहते हैं। अब आइए नेक्स्ट हम लोग चलते हैं नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ। हम लोग का जो नेक्स्ट सेगमेंट है वो क्या है? स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स। बताना है कौन सा ट्रू और कौन सा फॉल्स। ये 1 into 4 एक क्वेश्चन का जवाब देंगे, आपको 1 नंबर मिलेगा। तो हमारा पहला जो क्वेश्चन हुआ वह द एडिटर ऑफ सोम प्रकाश वाज द्वारकानाथ विद्याभूषण। कहता है कि सोम प्रकाश जो एक पेपर है, इसके एडिटर का नाम है द्वारकानाथ विद्याभूषण। ये सही है या गलत है? ओके, तो ये ट्रू है, ये ट्रू है, बिल्कुल सही है। और ये जो पेपर जो था सोम प्रकाश, ओके, ये कब पहली मरतबा कब पब्लिश हुआ था? 15 नवंबर 1858, 15 नवंबर 1858 को पब्लिश हुआ।
ओके। और एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा, क्वेश्चन पूछ सकता है, सोम प्रकाश कैसा अखबार था, मंथली, वीकली, डेली, कैसा था? तो ये वीकली अखबार था। ओके। नाम देखिए यहाँ पे लिखा हुआ सोम प्रकाश। ओके। सोम प्रकाश मतलब सोम माने सोमवार, मंडे। तो ये हर मंडे को पेपर पब्लिश हुआ करता था, तो ये उस हिसाब से वीकली है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखिएगा ट्रू फॉल्स का। कदम्बिनी बोस गांगुली was the first lady to be awarded एमए डिग्री बाय कलकत्ता यूनिवर्सिटी। इस हम लोग एमसीक्यू में कदम्बिनी गांगुली के बारे में डिस्कस किए हैं। यहाँ क्वेश्चन बोल रहा है कि कदम्बिनी गांगुली पहली औरत हैं, लेडी हैं, औरत लड़की है जिसको एमए मास्टर ऑफ आर्ट्स की डिग्री कलकत्ता यूनिवर्सिटी ने दिया। ये आंसर ये जो है ये फॉल्स होगा। हैं, ये एमए डिग्री इनको नहीं मिली थी, हैं, ये पहली औरत हैं जिनको एमए नहीं बीए, यहाँ एमए जो लिखा हुआ है यहाँ पर ये एमए नहीं होगा, या बीए होगा। ओके, इसलिए ये फॉल्स है। तो यहाँ अगर बीए रहता तो ये ट्रू होता। तो कदम्बिनी गांगुली पहली औरत हैं जिनको कलकत्ता यूनिवर्सिटी ने बीए का डिग्री दिया था, यहाँ एमए है, इसलिए ये फॉल्स है। हम लोग इसके बारे में डिस्कस कर लिए हैं। कदम्बिनी गांगुली और चंद्रमुखी बोस दो और फीमेल हैं जिसको कलकत्ता यूनिवर्सिटी ने ग्रेजुएट का डिग्री दिया था। और कदम्बिनी गांगुली के सिलसिले में हम लोग अभी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर चुके हैं कि ये पहली डॉक्टर है कदम्बिनी गांगुली। कदम्बिनी गांगुली के बारे में हम लोग डिस्कस कर लिए हैं कि ये पहली डॉक्टर, फर्स्ट फीमेल डॉक्टर, और ये कदम्बिनी गांगुली जो हैं 1884 में कलकत्ता मेडिकल कॉलेज में फर्स्ट फीमेल जिनको एडमिशन मिला, वो कौन है? कदम्बिनी गांगुली। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि वन ऑफ द लीडर्स ऑफ आर्म्ड रेवोल्यूशनरी मूवमेंट इन बंगाल वाज बसंती देवी। ठीक है, बसंती देवी पहली आर्म्ड हैं, कहता है कि एक रेवोल्यूशनरी इनकलाबी जो आर्म्ड माने हथियार के साथ जो मूवमेंट जो बंगाल में चलाया गया, उसमें एक लीडरों में एक नाम है बसंती देवी का। ओके, तो ये क्या होगा? इसका आंसर नंबर 3 का फॉल्स होगा। ठीक है, क्या होगा इसका आंसर? ये फॉल्स होगा। ठीक है, नंबर 3 का फॉल्स होगा। क्यों? बसंती देवी रेवोल्यूशनरी इनकलाबी मूवमेंट तहरीक में शामिल नहीं थी। ठीक है, और बसंती देवी जो थी वो चित्तरंजन दास, देश बंधु चित्तरंजन दास की बीवी थी। ओके, देश बंधु चित्तरंजन दास की बीवी थी। ओके, देश बंधु चित्तरंजन दास की बीवी थी। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 में हमारा है दीपाली संघा वाज फाउंडेड बाय कल्पना दत्ता। बोलता है दीपाली संघा जो था वो कल्पना दत्ता ने कायम किया था। ओके, तो ये जो 4 नंबर का जो आंसर होगा वो होगा फॉल्स। ठीक है, 4 नंबर का जो आंसर होगा वो क्या होगा? फॉल्स होगा। ओके, इसका सही आंसर क्या होगा? दीपाली संघा की जो बुनियाद रखी थी लीला नाग ने, लीला LEELA लीला नाग ने दिसंबर 1923 ईस्वी में ढाका में दीपाली संघा की बुनियाद रखी थी। एक बार तो सुन लीजिएगा फिर से, दीपाली संघा की बुनियाद जो रखने फाउंडर जो है इनका दीपाली संघा की, वो है लीला नाग। लीला नाग ने दीपाली संघा की बुनियाद कब रखी? दिसंबर 1923 में ढाका में रखी। ओके, अब हम लोग सेगमेंट 3 की तरफ चलते हैं। सेगमेंट 3, तो सेगमेंट 3 देखिए क्या बोलता है? मैच कॉलम ए विथ कॉलम बी। ठीक है, अब मैचिंग, तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है? बंकिम चंद्र चैटर्जी हैं, दूसरा है नभ गोपाल मित्रा, तीसरा है वीरेंद्र नाथ सशमल, और चौथा है ड्रिंक वाटर बेथुन। कहता है इसको मिलाने के लिए बोल रहा है, मैच करने के लिए बोल रहा है। तो पहला क्या? बंकिम चंद्र चैटर्जी। तो बंकिम चंद्र चैटर्जी जो हैं तो इसको हम लोग मैच करेंगे किससे? बंकिम चंद्र चैटर्जी को 1 हो जाएगा 4। ठीक है, बंग दर्शन
ठीक है। बंग दर्शन, बंग दर्शन एक अखबार था, ठीक है, जिसको बंकिम चंद्र चटर्जी ने शुरू किया था। ये अखबार कब शुरू हुआ? अप्रैल 1872 को। अप्रैल 1872 को बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय या चैटर्जी ने, जो बंकिम चंद्र चटर्जी आनंद मठ लिखे थे, ओके, देवी चौधरानी लिखे थे, ये सब नॉवेल इन्होंने लिखा है। तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने एक अखबार निकाला था अप्रैल 1872, अप्रैल 1872 को एक अखबार निकाला था जिसको बोलते हैं बंग दर्शन। बंग दर्शन एक मंथली पेपर है, ओके, बंग दर्शन एक मंथली पेपर है, ओके। आगे बढ़िए, नंबर 2 में हमारा है क्या चीज़? नबगोपाल मित्रा, ओके, नबगोपाल मित्रा। तो नबगोपाल मित्रा को हम लोग मिलाएंगे, यानी 2 का जवाब होगा 3, ओके। 2 का नबगोपाल मित्रा का क्या हो जाएगा? हिंदू मेला, ओके, हिंदू मेला। नबगोपाल मित्रा ने हिंदू मेला की बुनियाद डाली थी। हिंदू मेला को चैत मेला भी बोलेंगे या जातीय मेला भी बोलेंगे, ओके। और हिंदू मेला की बुनियाद कब रखी गई? 1867 में हिंदू मेला की बुनियाद रखी गई, ओके। हिंदू मेला की बुनियाद कब रखी गई? 1867। किसने रखा? नबगोपाल मित्रा ने रखा। और हम लोग पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं कि नबगोपाल मित्रा के जो गुरु हैं राजगोपाल राजा, खैर अभी जहन में नहीं है, आगे बढ़िए, हम लोग इसको नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। नंबर 3 में जो है, नंबर 3 में है क्या चीज़? बृंदनाथ शशमल, ओके, बृंदनाथ शशमल। बृंदनाथ शशमल का किससे मिलाएंगे? 3 नंबर को हम लोग 2 से मिलाएंगे, 3 को 2 से, ठीक है। 3 को हम लोग किससे मिलाएंगे? 2। बृंदनाथ शशमल का ताल्लुक पीजेंट मूवमेंट यानी किसानों की तहरीक से उनका ताल्लुक है। बृंदनाथ शशमल को देश प्राण कहते हैं। बृंदनाथ शशमल को हम लोग अनक्राउंड किंग ऑफ मिदनापुर कहते हैं, ओके, जो हम लोग पिछले क्लास में देख चुके हैं। उसके बाद नंबर 4 में हमारा है ड्रिंक वाटर बेथ्यून। 4 नंबर में क्या चीज़ है? ड्रिंक वाटर बेथ्यून। ड्रिंक वाटर बेथ्यून, उनका पूरा नाम हुआ जॉन इलियट ड्रिंक वाटर बेथ्यून। इनका ताल्लुक ये 4 जो है, तो 4 का हम लोग किससे मैच करेंगे? तो 4 को हम लोग मैच करेंगे किससे? 1 से। 1 नंबर, इसका 4 वाला 1 होगा, ओके। यानी हिंदू बालिका विद्यालय। हिंदू बालिका विद्यालय की बुनियाद 7 मई 1849 यानी 7 मई 1849, ठीक है, हिंदू बालिका विद्यालय ड्रिंक वाटर बेथून ने कायम किया था। और ये हिंदू बालिका विद्यालय जो स्कूल है, ये इंडिया का नहीं, एशिया का सबसे पहला स्कूल है लड़कियों के लिए, हिंदू बालिका विद्यालय, जो कब कायम हुआ? 7 मई 1849 को इस्टेब्लिश हुआ। अब आइए हम लोग का यहाँ पे जो नेक्स्ट सेगमेंट है वो सेगमेंट नंबर 4 है, ओके। सेगमेंट नंबर 4 में क्या कहता है? ऑन द गिवन आउटलाइन मैप ऑफ इंडिया लोकेट एंड लेवल द फॉलोइंग प्लेसेस, ठीक है। मैप पॉइंटिंग है, यहाँ 4 सवाल दिया हुआ है। चारों सवाल को मैं पढ़ देता हूँ। एरिया ऑफ संथाल रेबिलियन 1855, बोलता है संथाल रेबिलियन, संथाली बगावत जो हुआ है 1855 में, वो कौन सा एरिया है, ठीक है। तो उसका जवाब होगा छोटा नागपुर एरिया, ठीक है। तो मैप में आपको बताना छोटा नागपुर एरिया कहाँ है। नंबर 2 में क्वेश्चन बोल रहा है एरिया ऑफ बारासात रेबिलियन, बारासात रेबिलियन कहाँ है, तो बारासात बताना आपको कहाँ पर है, ठीक है। ये 24 परगना में पड़ेगा बारासात। उसके बाद हम लोग का है 3 नंबर में ए सेंटर ऑफ इंडिगो रिबिलियन, ठीक है। इंडिगो रिबिलियन जो हम लोग का 1859-60 में, जिसको नील तहरीक बोलते हैं, नील बगावत बोलते हैं, तो उसके बहुत सारे जगह थे जहाँ पे इंडिगो रिबिलियन हुआ, जिसमें एक नाम यहाँ पे दिया हुआ है जेसोर, ठीक है। ये जेसोर कहाँ पर है वो बताना है। उसके बाद आपका कहता है कि प्रिंसली स्टेट, ओके। 4 नंबर में हमारा प्रिंसली स्टेट ऑफ हैदराबाद। प्रिंसली स्टेट मैंने अभी आप लोगों से डिस्कस किया था कि प्रिंसली स्टेट जो है, ठीक है, वो
हैदराबाद हुआ, ठीक है, हैदराबाद, फिर आपका कश्मीर, ओके, ये सब, फिर आपका जूनागढ़, ये सब प्रिंसली स्टेट्स हैं। ये सब क्या है? प्रिंसली स्टेट्स हैं। तो आपको बताना है कि प्रिंसली स्टेट्स हैदराबाद मैप में कहाँ है। ओके, मैप में प्रिंसली स्टेट्स कहाँ पर हैं, ये आपको बताना है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं कि कहाँ पे आपका कौन कौन सा जगह है। ओके, कौन कौन सा जगह कहाँ पे है, हम लोग इसको देख लेते हैं। ओके, तो आइए हम लोग मैप की तरफ चलते हैं। देखिए, ये मैप हुआ। पहला हमारा है संथाल रिबिलियन। ओके, संथाल रिबिलियन। तो संथाल रिबिलियन जो हुआ वो, देखिए, ये छोटा नागपुर का एरिया है। देखिए मैप में आपको मैं इसको छोटा कर देता हूँ। देखिए इंडिया का ये मैप है, ठीक है, इंडिया का ये मैप है। और यहाँ देखिए इंडिया के मैप में ये जो चीज़ है, ठीक है, ये क्या है एरिया, आप लोग इसको देख लीजिएगा, पेंसिल से मैंने लिखा है, ये कहलाएगा छोटा नागपुर एरिया। यहीं पे संथाल रिबिलियन, ठीक है, संथाल रिबिलियन 1855 हुआ था, छोटा नागपुर एरिया। देखिए आप लोग अगर मैप का नक्शा लेके बैठे हुए हैं तो आप लोग इसको मेरे साथ साथ कर लीजिएगा। ये जो एरिया हुआ, ठीक है, ये एरिया छोटा नागपुर एरिया हुआ, ठीक है, ये छोटा नागपुर एरिया हुआ। ओके, नंबर 2 में बोल रहा 12/7 रिबिलियन। तो 12/7 जो हुआ, तो 12/7 एक जगह है बंगाल में, ठीक है। देखिए बड़ा छोटा है ये, मैं इसको बड़ा करके दिखा रहा हूँ आप लोगों को। देखिए ये जो एरिया हुआ ये 12/7 हुआ, ठीक है। यहाँ देखिए एरो का निशान भी मैंने बनाया है। अब 4.2 मैंने लिख दिया, 2.4.2, 2.4.2। अच्छा, उसके बाद 3 नंबर में हमारा है जेसोर, ठीक है, जेसोर हुआ। और उसके बाद है हैदराबाद। ओके, उसके बाद हैदराबाद। तो हैदराबाद जो है, देखिए ये हो गया एरिया हैदराबाद का, ठीक है, ये हैदराबाद का एरिया हुआ। ये जो एरिया है ये हैदराबाद का एरिया है। तो हैदराबाद का एरिया देखिए यहाँ पे आप लोग इसको कर लीजिएगा, ठीक है, आप लोग इसको ठीक कर लीजिएगा। तो ये हुआ आपका हैदराबाद जो प्रिंसली स्टेट है, ठीक है। तो अब आइए हम लोग और आगे बढ़ते हैं। तो अब आइए सेगमेंट 5 की तरफ। सेगमेंट 5 में हम लोग का है कि सेगमेंट 5 में है ये, हम लोग देखेंगे सेगमेंट 5 में कि मैच द स्टेटमेंट बिलो विद देयर एप्रोप्रिएट एक्सप्लेनेशन। अब एक्सप्लेनेशन जो उसका सही है उसके साथ आपको मैच करना। पहला हम लोग का जो क्वेश्चन है वो क्या बोलता है, स्टेटमेंट है, राजा राम मोहन राय रोट ए लेटर टू एमरेस्ट इन 1823। राजा राम मोहन राय ने एक खत लिखा। उस ज़माने में जो गवर्नर जनरल बंगाल के थे उनका नाम था लॉर्ड एमरेस्ट, उनको एक ख़त लिखा, ठीक है, लॉर्ड एमरेस्ट को एक ख़त लिखा। तो इसमें 3 एक्सप्लेनेशन है। तो पहला एक्सप्लेनेशन कहता है अपीलिंग टू एबोलिश प्रैक्टिस ऑफ सती। दूसरा अपीलिंग टू स्प्रेड वेस्टर्न एजुकेशन इन इंडिया। और तीसरा है अपीलिंग टू डेवलप संस्कृत एजुकेशन इन इंडिया, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 2 नंबर होगा। इसका राइट क्या हो जाएगा आंसर, 2, ठीक है। अपीलिंग टू स्प्रेड वेस्टर्न एजुकेशन इन इंडिया, हिंदुस्तान में इंग्लिश तालीम को आम करने के लिए इसमें राजा राम मोहन राय ने लॉर्ड एमरेस्ट को एक ख़त लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्टेटमेंट में स्वामी विवेकानंदा रोड द बुक वर्तमान भारत। उन्होंने वर्तमान भारत जो किताब लिखा था, ठीक है, वर्तमान भारत जो उन्होंने किताब लिखा था। तो देखिए 4 ऑप्शन हैं 3 ऑप्शन हैं। हिज एम वाज टू राइट ए हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया। उन्होंने मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री लिखने की कोशिश की थी। हिज एम वाज टू प्रोपेगेट न्यू हिंदुज़म को प्रोपेगेट करने, फैलाने या उसका
क्या कहेंगे, पॉपुलर करने के लिए लिखा था। नंबर 3 में है हिज एम वाज टू स्प्रेड पैट्रियोटिज्म, हुब्बुल वतनी पैट्रियोटिज्म को स्प्रेड करने के लिए उन्होंने लिखा था। तो हम लोग का ये जो ऑप्शन 3 है, ठीक है, ऑप्शन 3 ये इसका आंसर होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 3 वाला कि द एंटी पार्टीशन मूवमेंट इन बंगाल डिड नॉट इनंसिएट एनी प्रोग्राम फॉर द पीजेंट्स एंड वर्किंग क्लास पीपल। क्या कहता है कि एंटी पार्टीशन मूवमेंट यानी पार्टीशन ऑफ बंगाल जो 16 अक्टूबर 1905 को हुआ, तो एंटी पार्टीशन मूवमेंट उसके खिलाफ जो शुरू हुआ, तो उसमें पीजेंट और वर्कर, किसान और मजदूरों के लिए कोई भी प्रोग्राम उसमें शामिल नहीं था। यानी उन लोगों का क्या रोल रहेगा एंटी पार्टीशन मूवमेंट में, ये बात दर्ज नहीं थी, ये बात नहीं बताई गई थी। ओके, तो इसमें यहाँ पे हम लोग 3 ऑप्शन देखेंगे। ओके, 3 पहला ऑप्शन है पहला हम लोग ऑप्शन है द पीजेंट्स एंड वर्कर्स वेयर अपोज टू दिस मूवमेंट। किसान और मजदूर एंटी पार्टीशन मूवमेंट के खिलाफ थे। दूसरा है द ब्रिटिश गवर्नमेंट इशूड प्रोहिबिटरी ऑर्डर ऑन द पीजेंट वर्किंग क्लास एजिटेशन, यानी बरतानवी हुकूमत ने किसान और मज़दूरों की मुखालफत करने पर पाबंदी लगा दी थी। और उसके बाद है हम लोग का नंबर 3 में एंटी पार्टीशन मूवमेंट इन बंगाल वाज बेसिकली ए मिडिल क्लास मूवमेंट। कहता है कि एंटी पार्टीशन मूवमेंट जो शुरू किया गया बंगाल में, वो मिडिल क्लास लोग ही उसमें शामिल थे। तो हम लोग का जो आंसर होगा ऑप्शन एक्सप्लेनेशन नंबर 3, यानी 3 का जवाब सही होगा, ये 3। ओके, अब आइए हम लोग 4 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं। गांधी डिड नॉट सपोर्ट पीजेंट मूवमेंट अगेंस्ट द जमींदार। ठीक है, क्या कहता है कि गांधी जी ने किसानों की तहरीक जो ज़मींदार के ख़िलाफ़ थी उसका सपोर्ट नहीं किया। तो इसमें 4 ऑप्शन हम लोग का है, ये 3 ऑप्शन है। एक ऑप्शन कहता है गांधी जी वाज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ज़मींदार क्लास, गांधी जी ज़मींदार के नुमाइंदा थे। ठीक है, ये नहीं होगा। नंबर 2 में है गांधी जी वाज अगेंस्ट वायलेंट मूवमेंट, वो लोग गांधी जी जो थे वो लोग गांधी जी जो थे वो वायलेंट लड़ाई झगड़े वाले मूवमेंट से के खिलाफ थे। और नंबर 3 में क्या होगा, गांधी जी बिलीव्ड इन द सिंथेसिस ऑफ क्लास अगेंस्ट क्लासेस एज अगेंस्ट क्लास स्ट्रगल। गांधी जी का ऐसा मानना था, ऐसा भरोसा था, क्या भरोसा था, इन द सिंथेसिस ऑफ क्लासेस एज अगेंस्ट क्लास स्ट्रगल। गांधी जी इसकी मुखालफत करते थे कि क्लास स्ट्रगल नहीं होना चाहिए। पहले वो अपने आप को एक क्लास के तौर पर अपने आप को कायम करें, मजबूत करें, हैं। तो इस तरह हम लोग देखेंगे कि जो हम लोग का ऑप्शन 3 है यही इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन 3 जो है इसका राइट आंसर होगा। तो बहुत डिटेल्स में हम लोगों ने 2019 का क्वेश्चन को बहुत ही डिटेल्स में हम लोगों ने डिस्कस किया। उम्मीद करते हैं कि स्टूडेंट को बहुत 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 फ़ायदा पहुंचेगा। ओके, अगर वो स्टूडेंट अगर पूरे वीडियो को देखते हैं, पूरे क्लास को कर लेते हैं, तो उम्मीद करते हैं कि बहुत फ़ायदा पहुंचेगा इंशाल्लाह। तो आज के लिए इतना ही रखिए, मुझे इजाज़त दीजिए। थैंक यू वेरी मच।